नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी में। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की हर जरूरी खबर, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली, अहमदाबाद और सीएसएमटी मुंबई स्टेशनों का होगा कायाकल्प। 10,000 करोड़ रुपए की पुनर्विकास योजना को मंजूरी। मिलेंगी रूफ प्लाजा, फूड कोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, 4% डीए बढ़ाने का सरकार का फैसला। दिसंबर तक बढ़ाई गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति को केंद्र की मंजूरी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे अगले सीडीएस। जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरी नियुक्ति। आतंकी गतिविधियों को लेकर सख्त सरकार। पीएफआई और जुड़े संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध। छापेमारी के दौरान सबूत मिलने और एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। और फ्लोरिडा के तट के पास पहुंचा तूफान इयान। बाढ़ और तेज हवाएं चलने का खतरा। क्यूबा में तूफान के चलते बिजली आपूर्ति बाधित। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। और हेडलाइंस के बाद एक नजर कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और जम्मू कश्मीर के गुलाम अली ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों नेताओं को अपने कक्ष में संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति निवास से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की जयपुर फुट टीम को सीरिया के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 8 सदस्यीय टीम दमिश्क में कृत्रिम अंग फिटमेंट शिविर स्थापित करेंगी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर चंडीगढ़ स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। सरकार ने निर्यात प्रक्रिया में जा चुके चावल टुकड़े के लिए अंतिम समय सीमा फिर से 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब ये समय सीमा 15 अक्टूबर हो गई है। चावल टुकड़े के निर्यात पर 8 सितंबर को प्रतिबंध लगाया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने हादसे पर दुख जताया है। पीड़ितों को मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। ओडिशा सरकार की मंजूरी के बाद भगवान जगन्नाथ के नाम पर 60,000 एकड़ से अधिक भूमि के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। ओडिशा के अलावा भगवान जगन्नाथ के नाम पर 6 अन्य राज्यों में 395.252 एकड़ भूमि है। भारत में नीदरलैंड्स की कंपनियों से जुड़े निवेश के मामलों के त्वरित समाधान के लिए दोनों देशों ने एक तंत्र विकसित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और नीदरलैंड्स दूतावास ने द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को औपचारिक रूप देने के लिए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान को शाही आदेश द्वारा देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राजकुमार राजा सलमान के उत्तराधिकारी हैं और उनके पास पहले से ही बहुत सी शक्तियां हैं। खेल मंत्रालय ने इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन जमा कराने की समय सीमा में 3 दिन का इजाफा करते हुए इसे 1 अक्टूबर तक कर दिया। इससे पहले आवेदन ऑनलाइन जमा कराने की अंतिम तारीख 27 सितंबर थी। तेज गेंदबाज उमेश यादव, मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और हरफनमौला शाहबाज अहमद को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। दिवाली से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को तोहफा दिया है और 4% की दर से महंगाई भत्ता और राहत की किस्त जारी करने की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को अनुमति दी गई। ये किस्त 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। इस पर सालाना सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फायदा होगा।
मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से नई दिल्ली, अहमदाबाद और सीएसएमटी मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने सुरक्षा, यात्री सुविधा, तकनीक सहित रेलवे के हर आयाम पर ध्यान दिया है। इस दिशा में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है। नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन स्टेशनों के विकास से नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, दैनिक यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। निवेश और अतिरिक्त कारोबारी अवसर के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके तहत इन स्टेशनों पर रूफ प्लाजा बनाया जाएगा, जहां फूड कोर्ट, छोटे बच्चों के खेलने के लिए छोटी सी जगह भी होगी, स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान होगा, सफाई पर खास ध्यान दिया जाएगा और दिव्यांगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि देश में 199 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। प्रधानमंत्री अन्न योजना की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 महीने बढ़ाए जाने से 44,700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 महीने यानी इस साल दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिए यह योजना अप्रैल 2020 में लाई गई थी। 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह 25 महीनों तक देने का काम किया। अब इसको विस्तार अगले 3 महीने यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर 2022 तक किया गया है। इसमें अब तक कुल मिलाकर 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्चा पहले से छठे चरण तक आया है और ये 7वां चरण जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का है, इस पर 44,762 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी होगी। और इन्हीं खबर पर हम ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, जाहिर तौर पर दिवाली से पहले जो आज मंत्रिमंडल के फैसले हैं उन्हें किस तरह से देखें, क्योंकि जो तमाम फैसले हैं वो सीधे सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रीति, आवश्यक वस्तुओं की जो कीमत है वो बढ़ी भी है। हमने पिछले संसद के सत्र में उस पर चर्चा भी एक देखा था और उसी तरफ सरकार ने कदम उठाया है और तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में ये एक अच्छा मौका मिला है, जब उनके 4% उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है। जो पहले 34% थी, अब वो बढ़कर 38% हो गई है। और प्रीति, ये 1 जुलाई 2022 से लागू है, यानी उनको जुलाई और अगस्त का एरियर भी इसके साथ मिलेगा। साथ में 60 लाख से ज़्यादा जो केंद्रीय पेंशनर हैं जिनको पेंशन मिलती है, उनको भी महंगाई राहत के तौर पर उनका भी 4% बढ़ा है और उनको भी उनके पेंशन में ये बढ़कर मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं 1 से 1.25 करोड़ जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं उनको सीधा सीधा इसका लाभ मिलने जा रहा है और कहीं ना कहीं महंगाई से उनको राहत मिलेगी। साथ में इसके साथ ही हमने देखा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिस तरह से 80 करोड़ परिवारों को मार्च 2020 से मुफ्त में अनाज मिल रहा था, उसे 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो क्योंकि महंगाई है, ऐसे में गरीब व्यक्ति को पोषण युक्त भोजन मिले, उसको देखते हुए दिसंबर 2022 तक से बढ़ाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं महंगाई के इस दौर में सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है ताकि
जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी लाभ हो, जो पेंशनर हैं उनको भी फायदा हो, साथ में जो गरीब हैं उनको भी इसका सीधा सीधा फायदा हो। इसके साथ में हमने देखा आज रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, पुनर्विकास और जन सुविधाओं को लेकर भी अहम फैसले आज कैबिनेट के मीटिंग में लिए गए हैं, जिनको पब्लिक किया गया है। इससे पहले प्रीति, संसदीय समिति जो रेलवे से संबंधी है उसने पिछले साल एक रिपोर्ट संसद में पेश की थी रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और जन सुविधाओं को लेकर, और उसने भी सरकार को कुछ कुछ इसी तरह का सुझाव दिया था। जो 3 टायर में रेलवे स्टेशन हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक लोड ज्यादा है, उनके आधुनिकीकरण क्रमवार तरीके से होने चाहिए, जन सुविधाएं बढ़नी चाहिए, दिव्यांगजनों के लिए जननी सेवा, जो मातृत्व को प्राप्त करने वाली महिला, उनके लिए स्टेशनों पर सुविधाएं होनी चाहिए, सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए। और अब सरकार ने उस पर कदम उठाते हुए जिस तरह से ये पूरा फैसला लिया है आधुनिकीकरण का, पुनर्विकास का, और उसकी तरफ 3 जो महत्वपूर्ण स्टेशन है भारत के उनको चुना गया है। मुंबई के CST को, जो कि पहले VT के नाम से जाना जाता था, और ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा फोटोग्राफ तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से जो आज फैसले लिए वो अपने आप में काफी अहम है, और विस्तार से इस बारे में आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। जनरल बिपिन रावत के बाद वो दूसरे CDS होंगे। रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक वो भारत सरकार में सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और अगले आदेश तक काम करेंगे। सेना में करीब 40 वर्षों से अधिक के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमांड, स्टाफ ऑफ महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव है। वो मई 2021 में पूर्वी कमान के प्रमुख पद से रिटायर हुए थे। जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद से CDS का पद रिक्त था। सरकार ने कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता होने के कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और उससे संबद्ध कई दूसरे संगठनों पर कड़े आतंकवाद रोधी कानून के तहत 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। PFI और उसके नेताओं से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के बाद सरकार ने कदम उठाया है। PFI के अलावा गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठनों में रिहाब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहाब फाउंडेशन के नाम शामिल हैं। 16 साल पुराने संगठन PFI के खिलाफ मंगलवार को 7 राज्यों में छापेमारी के बाद 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया। इससे 5 दिन पहले भी देश भर में PFI से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और करीब 100 से अधिक लोगों को उसकी कई गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि काफी संख्या में संपत्तियों को भी जब्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ हमारी विरासत का गौरव फिर से प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि विकास का एक नया अध्याय भी है। अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर चौक से उद्घाटन समारोह में वर्चुअली जुड़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जल्द ही पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पर स्थित लता मंगेशकर चौराहे को करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। लागत 7.9 करोड़ रुपए की आई है। इस चौराहे पर 14 टन वजन की 40 फीट लंबी और 12 मीटर ऊंची वीणा स्थापित की गई है। साधना लता जी ने की, वरदान हम सबको मिला। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। और आप देख रहे हैं आज की खबर। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। We are discussing the Securities and Exchange Board of India Act 1992. I want you to imagine what would have been the position if there was no SEBI Act and no SEBI. There would have been complete pandemonium. The strong would have walked over the weak in the securities market. It protects the investors
and it develops the market and also regulates the market so that all stakeholders of the market and the security holders are all protected. Watch with us, 75 years, laws that shaped India. आपको क्या लगता है कि अगले 25 वर्षों में कौन से बड़े मुद्दे होने वाले हैं हमारे देश के सामने? भारत दुनिया का सबसे युवा देश, स्टार्टअप्स में आप देखिए वंडर्स कर रहे हैं। हम अगर इस देश की युवा एनर्जी को चैनलाइज कर देंगे तो कोई भी टारगेट हमारे लिए असंभव नहीं है। आपके सांसद में देखिए मेरी बात संसद टीवी के साथ शुक्रवार शाम 7:30 बजे। किसी भी देश के युवा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इस युवा वर्ग को विभिन्न कौशल का प्रशिक्षण देकर बेहतरीन मानव संसाधन के रूप में बदलने का काम जारी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसके हम लोग चौथे संस्करण में जाने वाले हैं। उससे बहुत सारी हमारी लर्निंग पॉइंट्स भी हुई हैं और उसके काफी आधारभूत परिणाम भी हुए हैं। इसके लिए इकोसिस्टम में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बहुत अच्छा प्रयास है युवाओं को एक लक्ष्य देने का कि सिर्फ शिक्षा ही एक माध्यम नहीं है अपने को रोजगारक्षम बनाने का, कौशल भी एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्यों की बड़ी खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने असम के दिनजान सैन्य स्टेशन पर भारतीय सेना के DAO डिवीजन के जवानों के साथ बातचीत की। इस दौरान जवानों ने संदेशे आते हैं गाना भी गाया। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेता और कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का केरल में 18वां दिन है। राहुल गांधी यहां अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव लगातार 12वीं बार निर्विरोध पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इसके लिए उन्होंने आज दिल्ली में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने उनकी जमानत को रद्द करने की अर्जी दी है। टेरर फंडिंग मामले में पुंछ में SIA ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है। SIA 2 सगे भाइयों के आतंकियों को धन उपलब्ध कराने में भूमिका की जांच कर रही है। दिल्ली में यमुना का स्तर खतरे के निशान से ऊपर 206 मीटर से ऊपर जाने के बाद अब घटने लगा है और इसके साथ ही हरियाणा ने यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से पानी का बहाव कम कर दिया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में एक औद्योगिक इकाई में हाइड्रोजन गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद आग लगने की घटना में कम से कम 3 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पुणे में महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित महिला कॉमर्स कॉलेज का नामकरण और कॉलेज के नए भवन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंचायत से राष्ट्रपति पद तक महिलाएं अपने सामर्थ्य और कौशल से राह दिखा रही हैं। भावी पीढ़ी शिक्षा के प्रति जागरूक है, लेकिन अब हमें निरक्षर वरिष्ठ जनों को साक्षर बनाने के अभियान में तेजी लानी होगी। छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं तो हमारी पीढ़ी भी और हमारी नौजवान पीढ़ी भी के अंदर एक स्वाभिमान जागता है, एक आत्मविश्वास जागता है, शौर्य साहस की प्रेरणा मिलती है।
राज्यसभा सचिवालय के राजभाषा विभाग की तरफ से 14 से 28 सितंबर तक आयोजित किए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में हम राजभाषा हिंदी का उत्सव मनाते हैं, लेकिन हिंदी की सेवा और कामकाज में हिंदी का प्रयोग का कोई एक दिन या एक महीने का विषय नहीं, बल्कि हमें सरकारी कामकाज के साथ अपने दैनिक जीवन में हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हिंदी की सेवा और कामकाज में हिंदी का प्रयोग कोई एक दिन या एक माह का विषय नहीं है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग तभी बढ़ेगा जब हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। और अब अहम खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूस पड़ोसी देश यूक्रेन के उन हिस्सों को औपचारिक रूप से अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता है जहां उसका सैन्य नियंत्रण है। खबरों के मुताबिक इन इलाकों में जनमत संग्रह में मॉस्को के शासन का समर्थन किया गया है। हालांकि जनमत संग्रह की व्यापक रूप से आलोचना हुई है और रूस पर अपने पड़ोसी देश पर हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है। दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन के रूस के कब्जे वाले चारों क्षेत्रों के मॉस्को समर्थक प्रशासन ने कहा कि उनके नागरिकों ने रूस द्वारा 5 दिन तक कराए गए जनमत संग्रह में रूस में शामिल होने के लिए मतदान किया। रूस के निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार जापोरिजिया में 93% मतदान विलय के समर्थन में हुआ। वहीं खेरसोन में 87%, लुहांस में 98% और दोनेत्स्क में 99% लोगों ने इन हिस्सों के रूस में विलय का समर्थन किया। अब यह स्पष्ट नहीं है कि प्रशासनिक प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी। अमेरिका में इयान बेहद खतरनाक श्रेणी 4 का तूफान बन गया है, जो फ्लोरिडा के पश्चिमी तट के पास पहुंचने वाला है। इयान के प्रभाव से हवा करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। इयान वर्तमान में नेपल्स, फ्लोरिडा से लगभग 125 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। इयान 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते प्रांत की घनी आबादी वाले गल्फ कोस्ट के बोनेटा बीच से तांपा बे के क्षेत्र के लिए संभावित खतरनाक तूफान की चेतावनी दी गई है। इयान के क्यूबा के पश्चिमी सिरे से एक खतरनाक बड़े तूफान के रूप में टकराने के एक दिन बाद तेज हवाएं चलने लगी और तेज बारिश होने लगी। फ्लोरिडा प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के पास पहुंचने पर इस तूफान के मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर तेज होने से पहले इसके चलते बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जिससे 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक अंतरिक्षयान ने परीक्षण के तहत एक एस्टेरॉयड को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है। डार्ट नाम का अंतरिक्षयान के जरिए किए गए इस परीक्षण से वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी की तरफ आने वाले किसी उल्का पिंड को टक्कर मारकर उसकी दिशा बदली जा सकती है ताकि धरती की रक्षा हो सके। उन्होंने नासा के सफल मिशन का सीधा प्रसारण देखा और अब तक जो भी पता लगा है उसकी डिटेल्स नासा ने साझा की हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के लाचित घाट पर एयर शो में अपना दमखम दिखाया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी से जुड़ी दिलचस्प तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।